कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अशोक के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो तूने क्या दिया, बैठ गया तू तू यहाँ ठीक है तो बैठा था, तू यहाँ बैठ। वो बोल रहा है एसी के कल अपना घर से खोल के ले आएगा। एसी एक लगा है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए लगा लो अपना। हाँ तो अपने में क्या लगवा लेगा फिर? अपने में फिर क्या लगवा लेगा? फिर लड़कियां कब्जा कर लेगी। बर्लिन की दीवार। देखो ये तो इतिहास का प्रभाव है। आइए, हम इतिहास में अशोक के बारे में पढ़ रहे थे ना। अशोक में क्या पढ़ रहे थे जी? कि अशोक, हाँ, लघु अभिलेख। कितने लघु अभिलेख थे उनके? 7 लघु अभिलेख के बारे में बताओगे। पहला अभिलेख कहाँ मिला था? पहला नाम क्या था? रुमनदेई। पहला, फटाफट उंगली पे गिनी। पहला रुमनदेई। उसमें किसकी चर्चा है? टैक्स की, अर्थव्यवस्था, टैक्स की, है ना। दूसरा टोपरा और मेरठ। दूसरा टोपरा और मेरठ। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में। मेरठ में कौन था? यूपी में। इन दोनों को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में कहाँ? तुगलकाबाद। गुड, 3 याद हो गए। चौथा कौशाम्बी। कौशाम्बी में किसकी वर्णन है? अशोक की कौन सी पत्नी? कारूबा की। उसमें क्या कहा गया है? तो बहुत ही दानी है, बहुत ही दानी है, दान देने वाली है। वैसे महिलाओं बहुत कम प्रवृत्ति होती है, ठीक है। महिला एकदम 1-1 रुपया छोड़ेगी नहीं। अगर सब्जी वाला ले ना, अगर खुला नहीं तो खड़ा रहिए, 2 खुला करा के 1 रुपया, ठीक है। 4 हो गया। 3 कहाँ मिला? बिहार के चंपारण में। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदन, रामपुरवा। बात है कि रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदन, 3 मिला। कहाँ? बिहार के चंपारण में। इसमें से कौन सा ऐसा शिलालेख था जिसमें मोर का चित्र बना हुआ था? लौरिया नंदन, ठीक है, गुड। वह कौन सा अभिलेख है जिसको अशोक ने उठा कर, अकबर ने उठा के कहीं और रखवाया था? कौशाम्बी। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। कल बताया था ना, याद रखिएगा, वहां भी बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत में हमने लघु पढ़ लिया। अब 14 को इसका बहुत बड़ा है। बड़ा मतलब 14 अभिलेख है जिसमें छोड़ नहीं देंगे, यह भी याद हो जाएगा। सवाल पूछा जाता है उससे भी। आइए, देखो अशोक के 14 अभिलेख। अशोक के 14 अभिलेख। आइए, अल्लाह नहीं करो। पहला, ये जो 14 अभिलेख था 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। इसमें स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ। इसमें ये इंपॉर्टेंट है किस अभिलेख में क्या कहा गया है। किस अभिलेख में क्या कहा गया है। अभिलेख बोलो या इसी को शिलालेख भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 14 शिलालेखों में से किस शिलालेख में किसकी वर्णन है, इसको हम कहानी की तरह रिलेट करके एक से रिलेट करके समझते चलेंगे, और फिर हम लोग 14 भी याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। जो सबसे पहला अभिलेख है उसमें अहिंसा की बात कही गई है। बोलो, अहिंसा की बात कही गई है, क्योंकि जब देखो कहानी से रिलेट करो तो अच्छा समझ में आएगा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हथियार त्यागना बंद कर दिया था, हथियार चलाना बंद कर दिया था, हथियार को त्याग दिया था। तो उसने कहा लोगों से अब अहिंसा नहीं करना है। जब अहिंसा नहीं करना है तो पशु को मारने पर भी रोक लगा दिया गया, यानी पशु की हत्या पर
रोक लगा गया। इसको बोलते हैं पशु बलि पर रोक। तो पशु बलि पर रोक लगेगा, अहिंसा नहीं हुआ तो पशु बलि पर भी रोक लगेगा। पशु बलि पर रोक। लोगों से कहा कि पशु की हत्या नहीं करते हैं, पशु की हत्या नहीं करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, बलि देना सही चीज नहीं है, भगवान बलि से खुश नहीं होते हैं। लोग फिर भी बहुत खौफ में रहते थे। ये ससुरा पर, हाँ, लोग आश्चर्य होते थे। बताओ, जिस बंदे के हाथ में तलवार रहता था, और तलवार वो भी मयान से निकला हुआ रहता था, उस बंदा कह रहा हत्या ना करो। लोग तो आश्चर्य से मुंह पे पानी मार के आईना में देखा था सीता। अभी कहा है हम जिंदा है ना, दीन है ना, ठीक है। अभी क्या पहला में क्या कहा गया है? अहिंसा के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? अहिंसा के बारे में। दूसरे शिलालेख के बारे में, दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा के बारे में कहा गया है। पशु चिकित्सा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया जी? पशु चिकित्सा के बारे में कहा गया। क्यों? अब उन्होंने कहा पशु की हत्या नहीं करना है। पूरे अशोक के साम्राज्य में पहली एक शिलालेख मिला था जिसमें पशु चिकित्सा के बारे में कहा गया। आप अशोक की बात करो या फिर पूरे प्राचीन भारत की बात करो, पूरे प्राचीन भारत में अशोक के शिलालेख में यानी मौर्य काल में कहा गया है पशु चिकित्सा के बारे में। किसके बारे में? पशु चिकित्सा के बारे में। साथ ही साथ इसमें दक्षिण भारत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों की चर्चा है। कुछ राजवंशों की चर्चा है। किसकी किसकी चर्चा है अभी हम आपको बता रहे हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे उस समय आएगा। किसका है? चेर, चोल, पांड, और आपका एक है सतीपुत्र। किसका जी? सतीपुत्र। साथ ही साथ श्रीलंका का भी वर्णन है। किसका वर्णन है? श्रीलंका की भी वर्णन है। इसमें दक्षिण भारत किसके वर्णन है? 5 लोगों का, चेर, चोल, पांड और सतीपुत्र और श्रीलंका। जब आपको सब सतीपुत्र सब ये जब आपको दक्षिण भारत का वंश पढ़ाएंगे, संगम काल पढ़ाऊंगा, तो संगम काल में आपको पढ़ाऊंगा इस 4 वंश के बारे में। ये सारे वंश हैं, चेर वंश, चोल वंश, पांड वंश, सतीपुत्र वंश, ठीक है। और श्रीलंका तो अपना अलग ही एक है, आपको पता ही है, ठीक है। तो दूसरे में किसकी चर्चा है जी? पशु चिकित्सा और दक्षिण भारत की चर्चा है। देखो, तीसरी की बात करते हैं। जब अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो लोगों को वो प्रवचन देते थे, लोगों से अपील करते थे कि आप भी लोग जो वो क्या करो, अहिंसा नहीं करिए, अहिंसा के रास्ते पे चलिए। तो लोगों को सही कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इधर देखो, छाप लेना एक बार। लोग सही कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने 3 अधिकारी नियुक्त किया था। वो तीनों अधिकारी को अपने राज्य में भ्रमण करना होता था। क्या करना होता था? भ्रमण करना होता था, और 5 साल पे एक बार रिपोर्ट देना होता था कि लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। इसमें किसकी चर्चा जी? 3 अधिकारी की। तीसरा में किसकी चर्चा है? 3 अधिकारी। ये 3 अधिकारी कौन कौन थे? राजक, युक्तक, प्रदेशक। राजक, युक्तक, प्रदेशक। बोलो, राजक, युक्तक, प्रदेशक। इन तीनों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजक। ये सबसे क्या था? प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा चुका है। लास्ट साल ही दिल्ली पुलिस से पूछा था कि अशोक के 3 अधिकारियों में सबसे प्रसिद्ध अधिकारी कौन था?
सबके चांद तारे दिख गए। का है भैया, इतना डीप में ना लुसेंट लिखा है ना लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए एकदम ये मत सोचिए कि इतिहास में कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। इन सारे जो 14 शिलालेख पढ़ेंगे उसमें हर एग्जाम में एक सवाल पूछता है यहाँ से। तो कौन था सबसे प्रसिद्ध? राजक। क्या था? राजक, युक्तक, प्रदेशक। राजक, युक्तक, प्रदेशक। चौथा शिलालेख में अशोक ने कहा है कि अब हम हथियार नहीं चलाएंगे, अब हम शास्त्र चलाएंगे। शास्त्र मतलब समझते हो? अब हम प्रवचन देंगे, अच्छी अच्छी बात लोगों को सिखाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो क्या नाम है हमारे मार्ग पे चले। हमारे मार्ग करने का मतलब कि अहिंसा के मार्ग पे चले। देखो, अशोक ने भले ही उसने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन बौद्ध धर्म को कभी उसने राजनैतिक में नहीं लाया था। मतलब हम बौद्ध धर्म हैं तो हम तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे कि तुम बौद्ध धर्म अपनाइए लो। वो कभी किसी के ऊपर थोपता नहीं था, वो दूसरे धर्म को भी सम्मान करता था। उसका कहना था, बहुत अच्छा कहना था। जैसे मान लो कि हम किसी दूसरे कास्ट के हैं, आप किसी दूसरे कास्ट को, आप पूजा पाठ खूब करते हो, हमें पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता है, तो हम आपके जगह पे जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। विरोध क्यों करना? आपकी अपनी मान्यता है, हमारी अपनी मान्यता है। इसलिए अशोक जो था वो सारे धर्मों को लेकर चलता था। तो अशोक कैसा था? सहिष्णु था। सहिष्णु समझते हैं? सहिष्णुवादी बोलते हैं जो सभी धर्मों को एक समान लेकर चलता है, उसे क्या बोलते हैं? सहिष्णु। सभी धर्मों को सम्मान आदर करता है, उसे क्या बोलते हैं? सहिष्णु। क्या बोलते हैं? सहिष्णु। तो अशोक कैसा था? सहिष्णु था, वो सभी धर्म को मानता था। तो चौथा में अशोक ने कहा है अब हम मारपीट लूट काट सब नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे? धम्म यात्रा करेंगे। यानी कि धम्म का मतलब होता है अब हम किस पे चलेंगे? धर्म के रास्ते पे चलेंगे। तो उसको कहा गया है भैरी घोष। क्या बोला गया है? भैरी घोष का मतलब होता है मारकाट, युद्ध। तो क्या बोलते हैं? युद्ध। भैरी घोष से किससे आया? ये धम्म घोष। धम्म घोष, इसको बोलते हैं धर्म। क्या बोलते हैं? नाम से नहीं लग रहा है? भैरी घोष। भैरी घोष से पहला के धम्म घोष, मतलब शांति की नीति। किसकी नीति? शांति की नीति। शांति की नीति। अब मारपीट नहीं करेंगे, अब शांति करेंगे, शांति के रास्ते पर चलेंगे। ये किसने कहा? अशोक ने कहा। यहां तक कोई दिक्कत? इसको रिवाइज करें चारों को फटाफट पहले से। देखो इधर पे लिखना। पहला में क्या कहा गया है? अहिंसा, साथ में पशु बलि पर रोक। दूसरा में पशु चिकित्सा दक्षिण भारत। तीसरा में 3 अधिकारी, राजक, युक्तक, प्रदेशक। चौथा भैरी घोष से जगह पे धम्म घोष। भैरी घोष से जगह पे धम्म घोष। 4 याद हो गया? घोष धम्म घोष, ठीक है। पांचवा आप समझते हैं, जब इन्होंने, आप सपोज कर लो, हाँ ये मान लीजिए अब कोई भी आदमी है, अब आपके धर्म के बारे में जानना चाहता है, तो आप तो कोई बड़ा पुरोहित पंडित तो हो नहीं कि आप उसे धर्म के बारे में बताओगे। जैसे मान चलते हैं कि आप पंडित हैं, लेकिन आप वो पंडित तो नहीं है जो पूजा पाठ कराने वाले हैं। हम आपसे पूछे कि बताइए जनेऊ कैसे धारण होता है, तब क्या कहोगे? गुरुजी हम भले ही पंडित कास्ट के हैं, लेकिन हम वो पंडित नहीं है शास्त्र वाले। हम आपको अपने गुरुजी के पास ले चलते हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या बोलते हैं जनेऊ कैसे होता है। बात तो सही है। हर आदमी तो पंडित होता नहीं है। तो इसीलिए अशोक ने पंडितों के, मतलब लोगों को धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, उसके लिए इन्होंने धम्म महामात्र, क्या
धम्म महामात्र, इसको बोल धम्म महा, धम्म का मतलब धर्म, महामात्र का मतलब अधिकारी, अधिकारी का मतलब विद्वान, मतलब विद्वान। तो पांचवा में क्या कहा गया है? धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति। धम्म महामात्र समझ में आया? धम्म का मतलब धर्म, महामात्र का मतलब ऑफिसर, अधिकारी, या फिर उसे पुरोहित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुरोहित, जो आपको धर्म के बारे में बताएगा। अगर आप मान लो जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा करने का हमें सही तरीका पता नहीं है तो कैसे कैसे कर देते हैं। आपने देखा कहा गुरुजी पूजा ऐसे नहीं होता है, पूजा ऐसे होता है, तो आप हमारे लिए क्या हो गए? धम्म महामात्र, आपने मुझे सही रास्ता बताया। तो अशोक ने कहा लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए किसकी नियुक्ति किया? धम्म महामात्र की नियुक्ति किया, कि लोग जो है धर्म का पालन सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब छठवां की बात करते हैं। छठवां में उसने जन कल्याण की बात कहा है। छठवां में किसकी बात कहा गया है? जन कल्याण। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो 3 अधिकारी हैं, देखो ध्यान सुनो, हमारे जो 3 अधिकारी हैं, ये 3 अधिकारी जन कल्याण के मामले में कभी भी हमसे मिल सकते हैं, कभी भी हमसे मिल सकते हैं, कभी भी हमसे जन कल्याण के लिए कभी भी मिल सकते हैं। पता है अशोक बाद में इतना सॉफ्ट बन गया था, इतना सॉफ्ट बन गया था कि अशोक के बाद कोई बढ़िया शासक आया ही नहीं और मौर्य वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। जब अशोक जो था, जिस समय अशोक एकदम क्रूर था तो लोगों में भय था, लेकिन जब अशोक सॉफ्ट बना तब भी लोगों में भय था, तभी लोगों में। जब अशोक मरा था तब अशोक के सिंहासन को लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया था, उखाड़ कर फेंक दिया था और कहा था अच्छा हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि मरने से पहले उसने धर्म के रास्ते पे चलने से पहले इतना क्रूर शासक था कि जिस गली से निकलता था उस गली के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, अशोक को देखते नहीं थे। जिसे नजर उठा के देख लिया, आंख मिला लिया, उसकी गई, उसकी आंख गई। ये अशोक था। तो छठवां में किसकी बात कहा गया है? जन कल्याण, कि जन कल्याण के लिए हमारे अधिकारी हमसे कभी भी मिल सकते हैं, इसके लिए कोई मतलब स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जन कल्याण के लिए। सातवां, जन कल्याण समझते हैं? जन कल्याण का मतलब लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। सातवां जो है ये सबसे बड़ा सेवा, सबसे बड़ा शिलालेख है। सातवां जो है सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख। सबसे छोटा शिलालेख कौन सा था? रोमन देई। सबसे बड़ा शिलालेख सातवां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? सातवां शिलालेख। इसमें धार्मिक समन्वय की बात कहा गया है। धार्मिक समन्वय, धार्मिक समन्वय समझ आया? नहीं आया ना? धार्मिक समन्वय का मतलब होता है सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग। समन्वय का मतलब होता है बना कर रखना। समन्वय का मतलब कहते हैं ना यार, चार में समन्वय नहीं बनता है, समन्वय है। समन्वय का मतलब होता है बना कर रखना। तो सभी धर्मों के लोग एक साथ रहें, एकजुटता के साथ रहें, एकजुटता के साथ रहें। कहने का मतलब है, इसका अपील था कि कोई भी धर्म के लोग एक दूसरे से नफरत ना करें, हर धर्म के लोग दूसरे धर्म की इज्जत करें, भाईचारा के साथ रहें, आपसी समन्वय बना के रखें। आपसी समन्वय बना के रखें मतलब एक दूसरे के हेल्प की भाव से रहें, एक दूसरे को अलग निंदा की भाव से नहीं देखें, घृणा की भाव से नहीं देखें। उसी में क्या कहा गया है? धार्मिक समन्वय।
अब इसी धार्मिक समन्वय के बताने के चक्कर में ससुरा बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसके चक्कर में इस शिलालेख बहुत बड़ा हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा। वो लोगों को समझाया, उस शिलालेख में क्या किया? लोगों को समझाया कि धार्मिक समन्वय कैसे बना करके रखना है। उसे क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? 7वां। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? 7 को एक बार बता दोगे? पहला में अहिंसा, 7 में पशु बलि। यहाँ बोलिए, क्योंकि यहाँ नहीं बोलोगे तो घर में रिटर्न नहीं हो पाएगा। पहला में अहिंसा, दूसरा 7 में पशु बलि, दूसरा में पशु चिकित्सा, 7 में दक्षिण भारत, तीसरा में राजक युक्त प्रदेशक। प्रसिद्ध कौन था? राजक। राजक कौन था? राजक। चौथा में बैरी घोष से धम्म घोष, बैरी घोष से धम्म घोष। 5वां में धम्म महामात्र, 5वां में धम्म महामात्र, हाँ धम्म महामात्र बोलिए। 6वां में जन कल्याण, 6वां में जन कल्याण। 7वां में धार्मिक समन्वय। धार्मिक डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है बउआ, ध्यान रखना कि किस अभिलेख में, अशोक के किस शिलालेख में जन कल्याण की बात कही गई है। समझे? एकदम ऐसे डायरेक्ट पूछा हुआ है इतिहास के सवाल। समझे? यहां तक कोई दिक्कत? लिखना है क्या? नोट कर लो, बाकी लोग को करने दो, देख लेना। हो गया? हाँ अच्छा लिख गया। मिटा दूं? 7 हो गया ना? अब 8वां पे चलते हैं। अभी करते कैसे याद होगा? सब याद हो गया ना? 8वां। अब 8वां से चलते हैं 14वां तक। 8वां में धम्म यात्रा की चर्चा है। किसकी यात्रा? धम्म यात्रा की चर्चा है। धम्म यात्रा मतलब देखते हैं, जैसे लोग सन्यासी बन जाते हैं तो कहते हैं ना कि घूमते हैं, फिर वो मठ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कभी वहाँ घूमे वहाँ घूमे, हाँ काशी जाते हैं, अलग अलग उनकी धार्मिक स्थल होता है, वहाँ पे जाते हैं, अब मीटिंग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? धम्म यात्रा की चर्चा। यहाँ पे सवाल बहुत अच्छा पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया था, अशोक ने धम्म यात्रा की शुरुआत कब किया था? तो धम्म यात्रा की शुरुआत किया था उन्होंने, हम जो भी बात करेंगे उनकी शपथ ग्रहण से बात करेंगे, यानी राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। हाँ, कलिंग का युद्ध हुआ था, उसी समय त्याग दिया, और त्यागने के बाद ही क्या शुरू कर दिया? धर्म यात्रा शुरू कर दिया। अपना गेरुआ वस्त्र पहन लिया, अब भैया सब छोड़ दो, त्याग दो। तो धर्म यात्रा कब शुरू हुआ था? क्या हुआ? धर्म यात्रा की शुरुआत, धर्म यात्रा की शुरुआत कब हुआ था? 8वें वर्ष। इसमें 2 धर्म यात्रा बहुत प्रसिद्ध है, एक गया और दूसरा लुम्बिनी। पूछा जाता है अशोक अपने धर्म यात्रा में गया की यात्रा कब किए थे? गया जानते हैं? हाँ, गया की यात्रा कब किए थे? तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। लुम्बिनी की यात्रा कब किए थे? लुम्बिनी की यात्रा कब किए थे? तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। कौन से वर्ष? 20वें वर्ष। कोई दिक्कत? किसकी चर्चा है? धम्म यात्रा की। धम्म यात्रा शुरुआत कब हुई थी? 8वें वर्ष। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। उसमें 2 धम्म यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, गया की यात्रा और बोध गया की यात्रा। गया की यात्रा क्यों प्रसिद्ध है जी?
क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सब भूला गए। मृत्यु हुआ था, जन्म हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ था? हाँ, ऑप्शन है ये। मृत्यु कहाँ हुआ था बताओ? कहाँ होते? पढ़ा था ना? कहाँ होता मृत्यु? पढ़े है ना? हाँ पढ़े हैं। पढ़े, तुम भी पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है। कहाँ हुआ था मृत्यु? तो नहीं लगता है इधर। कहाँ हुआ था मृत्यु? चोट भी नहीं लगता गधा को। किसकी? तुम्हारे चाचा की? किसकी? किसकी? इसी को मार ले, गधा को मार लो। छोड़ दो। कहाँ? कुशीनारा। नहीं बताए थे? मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा। अभी नाम क्या उसका? कुशीनगर। पूरा नाम क्या था? कुशीनारा। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ। किस भाषा में? पाली भाषा में। उसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। सब जाहिल है, कोई नहीं पढ़ता इधर। पढ़ाना बेकार है। कल तो इतिहास खत्म, कल दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। कोई नहीं पढ़ता तुम लोग। कल से उर्दू पढ़ाएंगे। आओ इधर। 8वां में धम्म यात्रा। किसकी यात्रा? धम्म यात्रा। 9वां में छोटे मोटे, हाँ छोटे मोटे त्योहारों पर रोक। छोटे मोटे त्योहारों पर क्या करा दिया था? रोक लगा दिया था। इसका कहना था कि छोटे मोटे त्योहार पर लोग पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, तो ज्यादा पैसा फालतू में खर्च नहीं करना है। इस पैसा को क्या करिए? बचा कर रखिए और अपनी धर्म यात्रा में खर्चा करिए। मतलब वो जा रहा है सत्संगी, तो सब सत्संगी बने पीछे पीछे। ठीक है, पहले तो मार काट कर लिया, पूरा मौज ले लिया 5 गो बिया करके, अब धर्म यात्रा पे निकल गया और सब वो कह रहा है कि कोई त्योहार ना मनाओ। बीबिया कहाँ गई? बीबियाँ गई होगी मायके, कायदे गई महल छोड़ के। और भी लोग हैं महल में। ठीक है, हाँ सही पकड़ा लड़का ये। अरे उसमें सब लागू था। आइए, छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया था। ठीक है। 9वां देखो कैसे याद कैसे रखना है 9वां को। 9वां में क्या आता है? नवरात्रि। 9 से क्या रखना है? नवरात्रि। नवरात्रि क्या है? त्योहार है। नवरात्रि क्या है? त्योहार। तो 9 से याद रखना, 9वां में त्योहारों पर रोक। 9वां में त्योहारों पर रोक। 8वां में बता ही दिया। 8वां में किसकी है? धम्म की, धम्म यात्रा। 9वां में त्योहारों पर रोक। 7वां में सबसे बड़ा था वो, किसकी बात कहा गई थी? धार्मिक समन्वय। किसकी बात कही थी? धार्मिक समन्वय। 10वां में उसने धम्म का महत्व के बारे में बताया। धम्म का महत्व, धम्म का महत्व के बारे में बताया। ठीक है। अब बचा आपका 11, 12, 13, 14। इस 14 में ससुरा कुछ नहीं बोला, ध्यान से सुनो। उसने कहा ऊपर जितना भी शिलालेख हमने लिखवाए हैं भारत में, उसमें जो भी गलती हुआ है उस गलती का जिम्मेदार हम नहीं है, वो खोद कर लिखने वाला जिम्मेदार लोहार है। हाँ, क्या कहा जिसमें कि जो भी गलती हुई है, गलती का जिम्मेदार कौन है? गलती का जिम्मेदार लिखने वाला है। भैया हम तो उसको सही बताए थे, हमने उसको सही बताया था, लेकिन वो बता न उच्छेनिया थोड़ी मारते मारते लिखने कुछ और लिख दिया हो कुछ और। तो जो भी गलती हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? लिखने वाला। 13वां से बात करते पहले 12वां का। 12वां में उसने स्त्रियों की बात किया है। किसकी बात किया है? जैसे 5वां में किसकी बात किया था? धम्म महामात। वो पुरुष के लिए था कि पुरुष अगर कोई काम क्या नाम है धर्म की यात्रा पे चल रहा है तो उसके लिए अधिकारी नियुक्त किया था। 12वां में स्त्रियों के बारे में कहा गया है और स्त्रियों के लिए स्त्री धम्म महामात। स्त्री महामात, स्त्री महामात्र की चर्चा है। किसकी चर्चा है?
स्त्री महामात्र चर्चा है। 11वें में कहा गया था ब्राह्मणों को न सताएं, ब्राह्मणों को न सताएं। अगर ब्राह्मण से वैसे भी टैक्स नहीं लिया जाता था। क्यों नहीं लिया जाता था? क्योंकि पहले के ब्राह्मण को बहुत ऊंचा दर्जा जाता था। ब्राह्मण मांग के खाते थे, ब्राह्मण मांग के खाते थे। अब मांगी हुई पे टैक्स नहीं लेते हैं। उनको हमेशा क्या माना जाता था? भगवान का अवतार माना जाता था। इसीलिए कहा था कि उनको ब्राह्मणों को ना सताएं, उनको परेशान नहीं करें। ठीक है, मतलब देखो अशोक की अब सोच कैसी बदल गई। 12वां में स्त्री के बारे में चर्चा है। सवाल पूछा गया था स्त्रियों की चर्चा किस शिलालेख में है? 12वां में। और एक सवाल जो इस पे बहुत बार पूछा गया है 13वां में कलिंग युद्ध का चर्चा है। किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध। इसने खुद बोला है हमने कलिंग युद्ध में बहुत मार धार किए, खूब मारा, खूब काटा, इसकी खूब चर्चा है कलिंग युद्ध का। यानी कि आपसे पूछा जाएगा अशोक के कलिंग युद्ध का चर्चा किस शिलालेख में? 13वें में। स्त्री की चर्चा 12वें में। पंडितों की चर्चा 11वें में। गलती सलती वाला की चर्चा 14वें में। ठीक है, लोहार किसकी गलती? तो लोहार की गलती जो लिखा है। ठीक है, जबकि देखो अशोक ने इन सारे शिलालेख में कलिंग में का चर्चा किया है। कलिंग युद्ध का अशोक ने कलिंग में भी शिलालेख खुदवाया था, उस पर चर्चा नहीं किया। उस पर लिखा हम सब भाई बहन हैं, पूरा सब विश्व की एकता बना के रखेंगे, यूनियन बना के रखेंगे, एक साथ रहेंगे, किसी तरह का लड़ाई झगड़े नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें किया था। और उसमें क्या बोला? मार के रद्द कर दिए, गर्दा छुड़ा दिए एकदम। क्या छुड़ा दिए? गर्दा उड़ा दिए एकदम। ठीक है, हाँ बिहारी तो था ही, बिहारी लैंग्वेज में लिखा एकदम इतना मारे खून की नदियां बह गया, मारते मारते मुँह लाल कर दिए एकदम। ठीक है, किसकी? हाँ, अरे लैंग्वेज बिहारी नहीं था। ठीक है, बता रहा हूँ। उनकी लैंग्वेज क्या थी? ब्राही। लैंग्वेज क्या थी? ब्राही। उस समय कौन सी लिपि चलती थी? ब्राह्मी लिपि चलती थी। ठीक है, तो कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें? हो गया। एक बार लिखो, सबका एक बार रिवीजन करते हैं 14 का फटाफट। आपको याद हो ही गया होगा, नोट करो। हाँ अभी भी है शिलालेख सारे। दिल्ली के टूर जाइए, वहां पे क्या नाम है, तुलकाबाद में आपको मिलेगा दोनों शिलालेख। ठीक है, आप वहां जाओ, सारनाथ जाओ, वहां अशोक स्तंभ मिलेगा पत्थर पे। अरे भाई इतना बड़ा पत्थर लेकर के काट लिया उसको ऐसे, इतना मोटा पत्थर है, इतना मोटा पत्थर है, उसको क्या किया? लंबा से लेकर काट लिया, उसमें छेनिया थोड़ी क्या किया? लिखवा दिया, और लिखवा उसको गाड़ दिया। तो क्या किया? गाड़ दिया, हो गया शिलालेख। समझा? जबकि इन किसी शिलालेख पे वो अपना नाम नहीं लिखवाया था। बताओ, ये अशोक इतना महान होते हुए भी कहीं नहीं लिखवाया। आज के गांव में होटल नाली बनाएगा तो तुरंत नाली बनने से पहले उसका नेम प्लेट लगेगा, मैं विधायक कुंचुसवा आपका यहाँ पे नाली बना रहा हूँ। ठीक है, आपके नली बनाने का खर्चा आया है इतना, अब क्या नाम है, टूट जाएगा एक साल के अंदर। मतलब अभी कुछ बनेगा, नेम प्लेट लगेगा, तुरंत लिखल रहेगा विधायक जी के चरण कमलों से माननीय फलाने विधायक। हाँ, अब बगल में प्रधानमंत्री जी को बदनाम कर देगा फोटो लगा के। मिटा दो। अब आइए जरा एक बार इसको रिवीजन करते हैं फटाफट। क्या हुआ? साथ में बोलेंगे फटाफट, जल्दी से सब लोग बोलेंगे, तेजी से बोलना है। पहला में साथ में पशु बलि पर रोक, दूसरा में पशु चिकित्सा दक्षिण भारत चर्चा, तीसरा में 3 अधिकारी राजक युक्तक प्रदिशक। कौन जी बोल रहा है? मृतक रे, मारेगा तो माथा फूट जाएगा गधा। मृतक, राजक, मृतक। चीटिंग भी कर रहा है गधा, तो ढंग से नहीं कर रहा है, ऐसे करके ऐसे मुंह उठा रहा है। तीसरा में 3 महामात्र चर्चा है,
चौथा में बैरी घोष से धम्म घोष, पांचवा में धम्म महामात, पांचवा में, छठवां में जन कल्याण, सातवां में धार्मिक समन्वय, सबसे बड़ा था धार्मिक समन्वय। ठीक है, आप अगर भूला जाना ना, याद रखना कि सातवां तो सबसे बड़ा था। ठीक है, अब जहां धर्म की बात होगी, जहां प्रवचन दिया जाएगा, वहां पे बातें क्या हो जाएगी, लंबा हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें धार्मिक बातें कही गई थी। आठवां में धम्म यात्रा, कौन से वर्ष शुरू हुआ था, 8वें वर्ष। गया की यात्रा, लुम्बिनी की यात्रा। 9वें में किसकी चर्चा है, छोटे मोटे त्योहारों पर रोक। 10वें में धम्म का महत्व। 11वें में, 12वें में स्त्री महामात, स्त्री महामात। 13वें में कलिंग युद्ध। 14वें में गलती सलती लोहार की, गलती सलती लोहार की। आइए, ठीक है, रैंडम पूछते जरा एक बार, खिचड़ी पका के। जन कल्याण की चर्चा छठे पे, स्त्री महामात्र जिसका तेजी से आवाज आएगा समझ जाएगा उसके दिमाग में बैठा है, बोलते साथ आंसर आनी चाहिए। बैरी घोष धम्म घोष, त्योहारों पर रोक, 11वां कौन बोला, ठीक है। 3 महामात्र, 3 अधिकारी तीसरे में, ठीक है। पशु बलि पर रोक, दूसरे में पशु चिकित्सा दूसरे में, ठीक है। आइए, जन कल्याण, धार्मिक समन्वय, दक्षिण भारत, कलिंग युद्ध, पंडितों को ना सताएं, धर्म का महत्व, 10वां, धर्म यात्रा, ठीक, याद हो गया। आइए, अब देखो, अब अशोक में 5 मिनट कहानी है, अशोक खत्म हो जाएगा। फिर आपका अशोक जो था, अशोक के मेन ये इंपॉर्टेंट है, अशोक के बाद कोई वैसा महान या शासक नहीं आया कि उसको क्या नाम, मौर्य वंश में कोई महान शासक नहीं आया जिसके कारण मौर्य वंश का पतन का कारण बना, मौर्य वंश का पतन का कारण बना। अब क्या नाम है, अशोक की इसमें न्याय व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। अशोक की पुलिस जो होती थी, पुलिस को राक्षसिनी कहा गया है। क्या कहा गया है, राक्षसिनी कहा गया है। ये पहले सही नाम था, किसे कहा गया है, राक्षसिनी कहा गया है। अशोक के समय में 2 तरह के न्याय व्यवस्था थे। एक वो न्याय व्यवस्था था जिसमें दीवानी मुकदमा चलता था। दीवानी मुकदमा समझते हैं, धन संपत्ति का मुकदमा, आपके घर हड़प लिया, जमीन हड़प लिया, खेत जोत लिया, तो क्या बोलते हैं, दीवानी मुकदमा। दूसरे तरफ में फौजदारी मुकदमा चलता था। फौजदारी मुकदमा समझते हैं, मारपीट, लूटपाट, हत्या, किडनैपिंग, इसका। दीवानी मुकदमा में कुछ नहीं होता, उसमें आपको जुर्माना लगेगा, और क्या लगेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। फौजदारी मुकदमा में पुलिस रिमांड भी होगी और सूजी भी खिलाया जाएगा, ठीक है। बहुत मारधार होती है भाई, क्या नाम है, फौजदारी मुकदमा में, ठीक है। तो फौजदारी मुकदमा में, उसके बाद इसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, ठीक ठाक था। हालांकि न्याय व्यवस्था के लिए आप बताएंगे कौन सा राजा था जिसका न्याय व्यवस्था बहुत ही तगड़ा था, जहांगीर। जहांगीर के बाद, जहांगीर से पहले किसका था। अगर मैं बात करूं बिहार के एरिया में कि पाटलिपुत्रा के एरिया में कौन सा शासक था जिसकी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा था, नहीं, शेरशाह सूरी में भी ऐसा था भैया कि अगर कोई महिला रात के 12 बजे भी अगर सोना लेकर निकल जाएगी, सही सलामत पहुंच जाएगी। आज के समय में तो वो लड़की भी गायब हो जाएगी,
सोना तो छोड़ो, ठीक है, और टोकरी में भी गिरा हुआ मिलेगा, सुबह में उल्टन मिलेगा ना रे, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे कल चर्चा करेंगे। कल फिर मौर्य वंश का कौन सा वंश है, कौन सा आएगा, हसीन मशूक शाह, याद करो, हसीन मशूक शाह, हाँ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, अब कौन आएगा, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। अब इसकी कल हम चर्चा करेंगे। हाँ, हल्ला नहीं करो, ठीक है, तो कल हम उसकी चर्चा करेंगे।